डेमोक्रेसी में कई बार जब देश के अंदर दिक्कत होती है तो हुक्मरान जनता को बाहर की तरफ देखने की बात कहते हैं। जरा शुरू करते हैं कनाडा और इंडिया के रिलेशंस के पास्ट से। 1974 इंडिया ने फेमस न्यूक्लियर टेस्ट किया। उसके बाद कनाडा ने हम पर आरोप लगाया कि आपने तो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर से प्लूटोनियम को एक्सट्रैक्ट किया था। उस समय यूएस और कनाडा दोनों इंडिया के अगेंस्ट थे, लेकिन तब भी इन्होंने कोई जो आपके डिप्लोमेट्स हैं उनको एक्सपेल नहीं किया था। केवल जो एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम था, जो सिविल न्यूक्लियर यूज के लिए था, उसका सपोर्ट बंद किया था। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया कि भाई एक्सपेल कर दिया डिप्लोमेट्स को? मतलब ये बहुत बड़ी बात है। तो इट हैज समथिंग टू डू विद पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इट हैज समथिंग टू डू व्हाट इज हैपनिंग इन कनाडा। ये मुद्दा केवल दो देशों के संबंधों का नहीं है। दो देशों के संबंधों पर तो प्रभाव है कुछ और। जरा समझते हैं कनाडा की पॉलिटिक्स को। सबसे पहले कुछ बेसिक से आपका वास्ता करा दूं। देखिए, जहां पर आज आप कनाडा एज अ नेशन देखते हैं, एक समय पर ब्रिटिश कॉलोनी, फ्रेंच कॉलोनी, ये कॉलोनी था। और उसके बाद जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है उससे कुछ फीचर्स कनाडा ने ले लिए। अब जरा कंपैरिजन करने से पहले एक और फैक्ट जान लेते हैं। एक्चुअली जैसे हमारे यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कनाडा में दो कॉन्स्टिट्यूशन है। एक है कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1867 और दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1982। यानी कि ये दो डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं अपना संविधान। अब आप कहेंगे भाई ऐसा क्यों? क्योंकि 1867 में कनाडा ने फैसला लिया था कि अब वो एक सेल्फ गवर्निंग कॉलोनी बनेगा। तो उस समय पर जो कानून बना, बेस लॉ बना, उसको कहा गया कि भाई ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। 1982 में इन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस हासिल कर ली, तो कहा गया कि भाई ये अब नेक्स्ट हमारा यहां से कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इन दोनों डॉक्यूमेंट को वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं दोनों के बीच में। देखिए, इंडिया और कनाडा दोनों में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम का फीचर होता है कि भाई दो हेड होने चाहिए देश में। एक होगा नॉमिनल हेड और एक होगा रियल हेड, यानी कि गवर्नमेंट का हेड। तो इंडिया और कनाडा, जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट है, जैसे प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है ना, हमारे नॉमिनल हेड है, लेकिन रियल पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो ऐसे ही कनाडा में है। कनाडा में जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है ना, यहां पर गवर्नर जनरल है। वैसे ये गवर्नर जनरल केवल रिप्रेजेंटेटिव है किसका? क्राउन का। यानी कि जो किंग चार्ल्स हैं, ब्रिटिश क्राउन, वो इस समय पर कनाडा का हेड ऑफ द स्टेट है, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेटिव एक तरीके से गवर्नर जनरल। लेकिन ये एक सिंबॉलिक है, इसमें ऐसा नहीं कुछ रियल पावर है क्राउन के पास। ब्रिटिश क्राउन कोई लॉ उनके पास आएगा और वो रिजेक्ट कर देंगे। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट कोई लॉ बनाना चाह रही है तो एक्चुअली वो बिल जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट के पास जाता है साइन होने के लिए, ऐसा नहीं है कि वो ब्रिटेन जाएगा। यहां पर जो गवर्नर जनरल की पोजीशन पर कौन होगा, ये कनाडा का पीएम डिसाइड करता है। यहां पर प्राइम मिनिस्टर के पास एक्सटेंसिव पावर है। आमतौर पर कुछ ऐसे लोगों को ही गवर्नर जनरल बनाया गया है जिनका कुछ खास पॉलिटिक्स में नाम नहीं रहा। हाई स्टेचर, न्यूट्रलिटी, वैसे लोग जो न्यूट्रल रहे, एक्टिव पॉलिटिक्स में ना हो, ऐसे लोगों को गवर्नर जनरल। सिंबॉलिक है, राइट? यानी कि ऐसा मत समझना कि भाई वो ब्रिटेन से है या ब्रिटेन में बैठा है, ऐसा कुछ नहीं है। इससे इनका कोई मतलब नहीं है, केवल सिंबॉलिक चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ रियल पावर रखता है। यहां पर कनाडा में भी प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करता है फॉरेन पॉलिसी को, जैसे हमारे यहाँ करते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जैसे हमारे यहाँ दो हाउस होते हैं ना, लोकसभा, राज्यसभा, ऐसे ही यहां पर भी होता है हाउस ऑफ कॉमन और सेनेट। लेकिन यहां पर एक चेंज है। देखिए, लोकसभा और हाउस ऑफ कॉमन में तो सेम तरीके से इलेक्शन होता है, यानी कि पूरे देश की टेरिटरी को आप अलग अलग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांट देते हैं। ऐसे ही यहां पर हाउस ऑफ कॉमन की कॉन्स्टिट्यूंसी में बांट देते हैं। और यहां पर चुनाव किससे होता है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ये सिस्टम से चुनाव होता है दोनों में। ये कुछ कंपैरिजन जो मैं बता रहा हूं इस वजह से बता रहा हूं कि यहां से बनेगा क्वेश्चन, ठीक है? ये आपकी लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा, लेकिन ये कंपैरिजन से क्वेश्चन बन जाएगा क्योंकि करंट में है भाई कनाडा। एग्जांपल, फर्स्ट पास द पोस्ट का क्या मतलब है? मान लीजिए हमारी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं। अब उसमें से मान लीजिए आप, रोहित, स्नेहा या 2-3 और लोग ये कैंडिडेट बने एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो ऐसे मान लीजिए रोहित को मिल गए 11 वोट, स्नेहा को 10 वोट। 50% क्लास ने देखा अच्छा ये कैंडिडेट हैं, वो तो वोट डालने ही नहीं आए। बाकी कुछ आए थे, उन्होंने नोटा लगा दिया। तो अब चाहे रोहित को 11 वोट मिले हैं, लेकिन रोहित बन जाएगा यहां पर लोकसभा एमपी और यहां पर हाउस ऑफ कॉमन्स में एमपी, यहां पर भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही कहेंगे। तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि भाई जिस कैंडिडेट को मिले ज्यादा वोट, चाहे एक ही ज्यादा वोट मिल जाए, वो जीत जाएगा।
हमारे यहाँ राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है उसमें जो स्टेट के एमएलएज होते हैं ना, वो वोट डालते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर सेनेट में कौन आएगा ये पीएम डिसाइड कर रहा है कि नहीं? रोचक बात। डिफरेंस देखिए यहां पर आ गया है ना। यहां पर इनडायरेक्ट इलेक्शन है और यहां पर पीएम से अपॉइंटमेंट है। हमारे यहां पर भी फेडरल सिस्टम के कुछ फीचर्स हैं। बोल दिया जाता है क्वासी फेडरल, यानी कि सेंटर को मजबूत रखा गया है, और ऐसे यहां पर भी सेंटर को मजबूत रखा गया। सबसे बड़ा एग्जांपल तो यही है, इन्होंने तो, जैसे हमने तो राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट में कम से कम स्टेट के एमएलए से वोट कराकर एमपी को बैठाया है, ये तो वो भी नहीं बैठा रहे, है कि नहीं? हमारे यहां पर ऑफिशियल लैंग्वेज 22 आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में, है ना। इनके यहां पर 2 हैं, फ्रेंच और आपकी इंग्लिश। अब ये देखिए, अभी तक जब भी ये कोई लॉ लाते हैं तो उसमें ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, हिज मैजेस्टी। क्या हमारे यहां पर किसी लॉ में आपने ऐसा देखा है, हिज मैजेस्टी? अब हमारा मैजेस्टी से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में क्लियर लिखा था कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो सॉवरन है, राइट। और फिर उसने डिक्लेयर कर दिया प्रेम्बल में, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में पहला ही वर्ड सॉवरन है। तो ये तो हो गया कुछ बेसिक्स। अब जरा आ जाते हैं इस पूरे इशू पर, ठीक है। बेसिक आइडिया लग गया आपको। अब जरा इनके अंदर की पॉलिटिक्स को समझते हैं। देखिए, खालिस्तानी, ये जो खालिस्तानी मूवमेंट है, ये एक मेजर इशू है अभी इंडिया कनाडा के रिलेशंस में, है ना। सिख पॉपुलेशन की बात करें, करीब 2.1%, राइज हुए 0.9% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन 2001 से अब 2.1% 2021। लेकिन 2 प्रोमिनेंट प्रोविंसेस हैं जहां पर पाए जाते हैं, एक तो ओंटारियो, एक ब्रिटिश कोलंबिया। यहां पर देखिए, ये रहा ओंटारियो एंड ये रहा ब्रिटिश कोलंबिया। And all is not well in Canada's internal politics. यानी कि there was a time and still there's a party which actually has this demand to cede from France, मतलब cede from Canada, मतलब उनकी डिमांड रही है कि भाई यहां से हम अलग हो जाएं, ठीक है। अब ये देखिए, ये इनकी पार्टी है एनडीपी, इसके लीडर हैं जगमीत। देखा ये गया है कि जो 2 प्रोमिनेंट पार्टीज हैं, 2 ही पार्टीज हैं, लिबरल और कंजर्वेटिव, ये तीसरे नंबर पर आती है वोट परसेंटेज के मामले में, सीट के मामले में चौथे नंबर पर आ रही है प्रेजेंटली। अभी मैं डेटा भी आपको शो कर दूंगा। लेकिन जो लिबरल और कंजर्वेटिव है, इसमें से जो लिबरल पार्टी है उससे बिलोंग करते हैं मिस्टर ट्रूडियो। और मिस्टर ट्रूडियो जो हैं, क्योंकि उनके पास भाई एब्सोल्यूट मेजोरिटी आ नहीं पाई, तो ऐसे में वो क्या करते हैं कि जो खालिस्तानी एलिमेंट्स को सपोर्ट करने वाले जो लीडर्स हैं, उन्हें चाहिए पावर ब्रोकर्स। भाई जनता से वोट चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो जाहिर सी बात है कम्युनिटीज के पावर ब्रोकर्स के साथ वो एंगेजमेंट करते हैं। 2015 में फॉर एग्जांपल इनके पास उस समय पर पूरी मेजोरिटी आ गई थी, लेकिन उस समय पर भी इनको पता था कि भाई मुझे इन पावर ब्रोकर्स को साथ लेकर चलना है। और उस समय पर भी देखिए उन्होंने क्या किया था। 2017 में इन्होंने ओंटारियो असेंबली ने पास किया था रेजोल्यूशन कैरेक्टराइजिंग एंटी सिख राइट्स 1984 एज एक्ट ऑफ जेनोसाइड। तो ठीक है, वो तो मतलब क्योंकि कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनकी यादें इस वाक्य से जुड़ी हुई हैं, कितने लोगों ने अपनों को खोया है, लेकिन वहां पर आप फिर भी इनको इतना ज्यादा यू कैन से खालिस्तानी सिंपैथाइजर नहीं देख रहे थे कि ही इज गोइंग टू रिस्क रिलेशंस विद कनाडा। लेकिन अब क्या ऐसा हो गया है, ये देखिए 2018 में क्या हुआ था। कनाडा की जो मिनिस्ट्री है, जिसका जैसे हमारे यहाँ एमएचए होता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, भाई इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, ऐसे इनकी मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सेफ्टी है। उसने एक रिपोर्ट पब्लिश करी और कहा कि भाई जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं ये देश के लिए खतरा है। यानी कि वो खुद कह रही है इनकी मिनिस्ट्री कि जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं वो खुद कनाडा की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। अब इस पर कुछ सिख कम्युनिटी के जो लीडर्स थे वहां पर, जो खालिस्तानी लीडर्स थे, वी शुड नॉट से होल सिख कम्युनिटी, वो हो गए नाराज। ट्रूडियो को लगा यार ये तो हमारी पार्टी का सपोर्ट बेस कम हो जाएगा, तो इन्होंने अपनी मिनिस्ट्री की ही रिपोर्ट को दबा दिया और फिर जो नई रिपोर्ट आई उसको चेंज कर दिया। तो एक तरीके से कर क्या रहे हैं, अब इन्हें लग रहा था कि भाई अपनी पॉपुलर रेटिंग जा रही है कम और नेक्स्ट इलेक्शन में हो सकती है गड़बड़, तो उसकी ये तैयारी कर रहे थे। अब जैसे देखिए ये कुछ डेटा है इनका, पास्ट 55 ईयर्स में सबसे कम पॉपुलरिटी वाले जो पीएम अगर कोई रहे हैं तो उसका खिताब मिस्टर ट्रूडियो को दिया जा रहा है। ये कनाडा की जनता दे रही है 55 सालों में सक्सेस। अब इन्होंने सोचा कि यार अब पेंडेमिक आ गया, पेंडेमिक में जबरदस्त रिकवरी करा देंगे तो इसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्शन है उसमें जनता का सपोर्ट वापस मिल जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इनकी सारी आस धरी की धरी रह गई। ये देखिए टोटल जो है 338 सीट है इनके हाउस ऑफ कॉमन में। तो अगर भाई साहब आपको सरकार बनानी है तो 50% से ज़्यादा आपके पास एमपीज होने चाहिए। जैसे कि इंडिया में भी लोकसभा में 543 सीट का हाफ से ज़्यादा जिस पार्टी के पास होगा, जिस गठबंधन के पास होगा, उसी की तो सरकार बनेगी। तो ऐसे यहाँ पर है लिबरल पार्टी की देखिए 158,
तो यानी कि आपको चाहिए 170, लेकिन इनकी जो पार्टी लिबरल पार्टी उसके पास रह गई 158, तो क्या सरकार बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। तो आपको बाहर से सपोर्ट चाहिए, और बाहर से सपोर्ट किसका मिला? ये मिला न्यू डेमोक्रेटिक्स। 24 सीट आई थी इनकी, एक इंडिपेंडेंट था, तो मिल गए 25 बन गए। तो कहने का मतलब फिर इन्हें इनके सपोर्ट की जरूरत पड़ गई। अब ये देखिए, ये ब्लॉक क्यूबेक्स, इसको हम ब्लॉक क्यूबेक भी कहते हैं, ये वो पार्टी है जो पहले डिमांड रखती रही है कि भाई हमें अलग होना है। तो अब एनडीपी की जब सपोर्ट के बिना ये सरकार चल नहीं सकती, तो मुझे बताइए, जब जगमीत खुद एक खालिस्तानी एलिमेंट या खालिस्तान के सिंपैथाइजर हैं, तो जाहिर सी बात है इनकी सरकार पर अब दबाव था कि भाई सरकार बचा कर रखनी है, तो इसे आपकी जो चेयर है उसका एक पिलर इनके पास है, तो अगर इन्होंने हिला दिया सरकार गिर जाएगी। तो सरकार को बचाने के चक्कर में इन्होंने खालिस्तानी एलिमेंट्स को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। ये देखिए, अमृतपाल को खुलेआम सपोर्ट कर रहे थे, खालिस्तानी कॉज को, जो आपने सुना होगा कुछ टाइम पहले ट्रैम्पल किया गया था इंडिया के तिरंगा को, उसके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया। कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। कैसा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है? अब इसको थोड़ा कनेक्ट करने के लिए हम कनेक्ट करते हैं वर्ड से, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट वर्ड आया पार्ले से, ठीक है? जरा समझिएगा, केवल अपडेट्स नहीं। अब पार्ले का मतलब था टू टॉक। माना था कि यार पार्लियामेंट्री सिस्टम इसलिए अच्छा होगा क्योंकि जब इतने सारे लोग बात करेंगे कि उनके इंटरेस्ट में क्या है, तो भाई अच्छे लॉ बन पाएंगे। कोई 1% तो शायद अपने इंटरेस्ट में और कुछ के इंटरेस्ट में बनाएगा, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम तभी अच्छा चल सकता है जो यहां पर बातें हो वो देश के हित में हो। लेकिन मान लीजिए कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो केवल अपनी पावर की सोच रहे हैं, या कम्युनिटीज यानी कि सिटीजन्स केवल अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी की सोच रहे हैं, देश की नहीं सोच रहे, तो मुझे बताइए पार्लियामेंट्री सिस्टम अपने आप में फेल होगा कि नहीं होगा? अपने आप में फेल होगा। कनाडा में कुछ ऐसा ही हो रहा है, और जिस भी देश में ऐसा होगा उसका पतन तय है। अगर पॉलिटिशियंस अपनी पॉलिटिक्स, अपने आप को पावर में रखना पहले मानेंगे बिफोर नेशनल इंटरेस्ट, देश कमजोर होगा। ऐसा कनाडा में हो रहा है, अभी मैं कुछ प्रूफ भी आपको दूंगा। अगर लोग अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को, अपने सेंटिमेंट को देश के इंटरेस्ट से ऊपर मानेंगे, तो फिर भी देश का पतन होगा। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में यह फेलियर है। माओ जेडोंग का आपने नाम सुना होगा, और माओ जेडोंग के बाद मुसोलिनी का नाम, ये दोनों क्रिटिसाइज कर रहे थे। मतलब मुसोलिनी तो खैर फासिस्ट थे, कहीं नेगेटिव चीजें भी उन्होंने करी, लेकिन उनका मानना था कि भाई ये लग्जरी है रिच नेशंस की, दे आर लाइक टॉकिंग शॉप्स। ये पॉलिटिशियंस अपने इंटरेस्ट की बात करते हैं, देश के इंटरेस्ट की नहीं। माओ ने भी यही कहा। माओ ने कहा कि भाई जो ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर ये आपस में कंपीट करेंगी तो कई बार ये देश के इंटरेस्ट को पीछे रखेंगे और अपने आप को पावर में आने के लिए कोशिश करेंगी, तो ये नहीं होना चाहिए। इसी वजह से चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने ऑफिशियली दे दिया, आर्टिकल 1 अगर आप पढ़ेंगे, कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की डिक्टेटरशिप रहेगी, और उनके लिए डिक्टेटरशिप इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड। फिर वो हवाला देते हैं कुछ थिंकर्स लाइक मैकियावेली का, कि मैकियावेली ने कहा था कि अगर देश में वीकनेस है तो देश को स्ट्रेंथ से चलाने की जरूरत है, लेकिन यहां पर एक रिस्क है। इस स्ट्रेंथ को से चलाने के नाम पर अगर किसी एक लीडर ने अपने पास बहुत ज्यादा पावर कंसेंट्रेट कर ली, तो क्या गारंटी है कि वो लीडर करप्ट नहीं होगा? तो ऐसे में एक बैलेंस हमें चाहिए। वो कौन बैलेंस दे सकता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम। लेकिन वो बैलेंस तब आएगा जब लोग अवेयर हों, जब जरूरी पावर जरूरी इंस्टीट्यूशंस में कंसेंट्रेटेड हों। अभी आपने एक बुक चर्चा में सुनी होगी, व्हाई नेशंस फेल, बाय डेरेन एसिमोग्लू। उन्होंने एक कंपैरिजन किया है कि कैसे यूएस इतना ताकतवर बन गया, उसके नीचे वाला मैक्सिको नहीं बन पाया, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि उनके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, उनके इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस कितने इफेक्टिव थे। तो जो कनाडा में हो रहा है, हमें भी अवेयर रहना होगा कि अगर इंटरनल पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए ये अपने देश के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है, दूसरे देश से रिलेशंस को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है, जिससे इनकी खुद की जो फॉरेन पॉलिसी है टुवर्ड्स इंडो पैसिफिक, वो कॉम्प्रोमाइज होने के लिए तैयार है, तो भाई साहब ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में अपने आप को पावर रखने को प्रायोरिटी देना, इट्स लाइक टू मच रिस्क। ट्रूडियो की अब माइनॉरिटी गवर्नमेंट क्यों? अब देखिए इन्होंने क्या करा, जगमीत ने इनसे मुंह मोड़ लिया। जगमीत ने कहा मैं तो इनके खिलाफ हूं। ट्रूडियो इज लाइक कि तुम कहां से खिलाफ? भाई मैं तो खुद खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहा हूं। इन्होंने कहा कि देखो हम ग्रोसरी स्टोर में जा रहे हैं तो भाव बढ़े हुए हैं। मैंने क्या कहा, जॉब लॉसेस इंक्रीज हो गए हैं, इकोनॉमी स्टैग्नेंट लग रही है, दूसरा महंगाई बढ़ रही है। तो अब जगमीत ने भी सोचा कि भाई जब ये अनपॉपुलर है तो अनपॉपुलर के साथ रहकर अपनी राजनीति को क्यों वीक करूं,
इस बार 24 एमपीज आए हैं, अगर मैं इनके खिलाफ हो जाऊंगा और जनता इसके खिलाफ है तो हो सकता है इनकी पार्टी एनडीपी को ज्यादा सीट मिल जाए। तो ये इस पॉलिटिक्स को कर रहे हैं। इस वजह से अभी ट्रूडियो की जो पार्टी है उसके पास अल्पमत है, यानी कि माइनॉरिटी है। अब आप कहेंगे माइनॉरिटी है तो फिर तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आकर सरकार गिर जानी चाहिए थी, तो गिर सकती है, लेकिन बात यह है ना, कंजर्वेटिव पार्टी, एनडीपी और ये जो क्यूबेक वाली पार्टी है, ब्लॉक क्यूबेक, इनमें आपस में मत होना चाहिए ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन तभी तो पास होगा। लेकिन अभी ये पार्टीज एक साथ नहीं आई हैं, तो इस वजह से ट्रूडियो की सरकार समझ लीजिए बस दिन गिन रही है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो अपोजिशन में कुछ पार्टीज हैं ये एक साथ आ नहीं रही हैं, तो 2025 तक तो ये ट्रूडियो की सरकार चल जाएगी, राइट। लेकिन तब तक कितने नुकसान कराएगी ये तो भाई अब आने वाला समय बताएगा। अब ट्रूडियो ये भी कहा जा रहा है कि अगर वो मतलब ये पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स इस समय कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि ये पोलराइजेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर चले जाएं और वहां पर कुछ जो टेम्पल्स हैं उनके खिलाफ बोलना स्टार्ट कर दें, क्योंकि वो देखें कि अगर भाई सेंटिमेंट जो है एक पर्टिकुलर रिलीजन के अगेंस्ट जा रहा है या पर्टिकुलर सेंटिमेंट किसी रिलीजन के फेवर में जा रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके कुछ एलिमेंट्स के फेवर में और ज्यादा एक्सट्रीम चले जाएं, तो उससे रिस्क हो जाएगा इनके खुद के देश को, उसकी इंटरनल स्टेबिलिटी को। अब जरा इकोनॉमिक एंगल देखिए, इन्हीं की ट्रेड मिनिस्टर ने क्या करा, पिछले साल जो एक मिशन आना था, मिशन मतलब डायलॉग होना था इंडिया कनाडा में ट्रेड को बढ़ाने के लिए, इन्होंने उसको स्थगित कर दिया इनडेफिनेटली कि जब तक हमारे रिलेशंस में क्लैरिटी नहीं आ जाती तब तक हम नहीं करेंगे। तो आप सोचेंगे भाई इससे तो इंडिया को नुकसान हुआ होगा, लेकिन अब हकीकत कुछ और है। इंडिया की स्ट्रैटेजी ऐसी रही कि जिससे कनाडा को इस समय ज़्यादा नुकसान होगा। इंडिया ने अपने आप को यू कैन से सब्स्टिट्यूट कर लिया है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जिसको कहते हैं। अभी मैं फैक्ट पर जाऊंगा, आपको बता दूं ये पीडीएफ आपको यहां पर मिल जाएगी, शशांक त्यागी फॉर यू टेलीग्राम पर ना। जैसे कनाडा हमारा लार्जेस्ट सप्लायर रहा है लेंटिल्स का, यानी कि पल्सेस का, ठीक है। तो अब कनाडा ने जैसे ही अब व्यापार में गड़बड़ी होगी तो जाहिर सी बात है प्रोटीन का एक सोर्स अगर हमारा नहीं आ पाएगा तो भाई दालों के दाम बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे। तो भाई क्या अब दालों के दाम बढ़ने वाले हैं, ये आपके दिमाग में सवाल आया होगा। लेकिन इंडिया ने सब्स्टिट्यूशन कर लिया, यानी कि इंडिया ने अब इस सप्लाई गैप को फिल करने के लिए दूसरे देशों से खरीदना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल रशिया, वो पहले से हमने कर दिया था, तो इस तरीके से हमने इंपोर्टेंस को अपने चेंज कर दिया है। तो इसी वजह से अभी जो हमारा लार्जेस्ट जो सप्लायर है अब वो कनाडा नहीं रहा है। तो ये तो हमने देखिए रशिया, टर्की, यूनाइटेड स्टेट्स, हमने इनसे अपनी खरीद को बढ़ा दिया है, इन 3 देशों से। और 2027 तक का इंडिया का टारगेट है कि हमें सेल्फ सफिशिएंट होना है पल्सेस में, यानी कि दालों की खेती को इतना करना है कि 2027 तक हमें बाकियों से इंपोर्ट करने की भी जरूरत ना पड़े। अदर बिग इंपोर्ट देखिए पोटाश, अब इसका यूज फर्टिलाइजर में होता है और आपको पता है सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज इन इंडिया। तो अगर कनाडा के साथ गड़बड़ हो गई हमारे रिलेशंस की तो फिर इसका क्या होगा। तो हमने इसमें भी सब्स्टिट्यूशन कर लिया, रशिया एंड जॉर्डन से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो कनाडा पर अपनी डिपेंडेंस तो कम हो गई ना। लेकिन अब अगर उनका इतना बड़ा एक्सपोर्ट इंडिया में होता था तो उनके फार्मर्स को नुकसान होगा कि नहीं होगा, उनके फार्मर्स को नुकसान होगा, उनके एग्रीकल्चर सेक्टर को नुकसान होगा। इससे ज्यादा इमिग्रेशन की देखिए, सबसे बड़ा इमिग्रेंट सप्लायर कौन है, इंडिया। यहां से लोग वहां पर पढ़ने जाते हैं तो इतना बड़ा फॉरेन रिजर्व का चंक भी लेकर जाते हैं। तो अगर रिलेशंस में गड़बड़ी हुई तो उसमें भी स्लो डाउन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो नेगेटिव इंपैक्ट किस पर पड़ेगा, कनाडा के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर पड़ेगा। तो ये भी एक स्ट्रेटजी है। अब दुनिया को पता है कि जो 21वीं सदी है वो एशियन सेंचुरी बनने वाली है, राइट। कयास ये लगाए जा रहे हैं एशियन सेंचुरी बनने के लिए जरूरी है कि भाई ये सारे देश जो इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं रैपिडली, यानी कि आसियान के नेशन हैं, इंडिया भी है, चाइना भी है, तो इनमें आपस में सॉलिडारिटी आए। अब कनाडा को पता है कि भाई साहब चाइना बहुत तेजी से चल रहा है, और चाइना इतनी तेजी से चला तो ऐसे में यूएसए, कनाडा और वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस, इनको कहते हैं वेस्टर्न ग्रुप, इनको नुकसान होगा कि नहीं होगा। अब ये सभी मिलकर चाइना को काउंटर करना चाहते हैं। अगर चाइना को काउंटर करेंगे तो बिना इंडिया को साथ लिए होगा क्या, क्योंकि इंडियन ओशन में इंडिया की जो लोकेशन है इट इज मोस्ट स्ट्रेटेजिक लोकेशन। क्यों भाई, इधर अरेबियन सी और इधर साउथ चाइना सी और बीच में है इंडिया। ह्यूज पॉपुलेशन, बिग डेमोक्रेसी, ह्यूज डिमांड, तो एक तरीके से ये अपॉर्चुनिटी है वेस्टर्न नेशंस के लिए। तो यहां पर इनको खामियाजा उठाना पड़ेगा। कुछ जो इनिशिएटिव्स यूएसए लेगा इंडिया के साथ मिलकर इन इंडो पैसिफिक, उसमें इंडिया कंडीशन रख सकता है कि कनाडा बाहर, तो ऐसे में हो सकता है यूएसए इंडिया के हिसाब से वहां पर बॉकडाउन होए, क्योंकि हमारी यहां पर यू कैन से जो लोकेशन है और हमारे जो रिलेशन है
उसकी डायनेमिक्स अभी ये कह रही है। बट डेमोक्रेसी हैज ऑप्शंस। फॉर एग्जांपल देखिए, हमें ट्रूडियो से ये नहीं मान लेना चाहिए कि कनाडा के साथ हमारे रिलेशन अब खराब ही रहेंगे। मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू बताया कि भाई साहब 170 चाहिए सीट, 158 है, इसलिए परेशान है, खालिस्तानी एलिमेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। जो कंजर्वेटिव पार्टी है, जो इनकी अपोजिशन पार्टी है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अपोजिशन में, उसका क्या कहना है? उसका को तो कहना है कि भाई निज्जर को लेकर तुम इतना बड़ा स्टेप ले लोगे। इनकी अपोजिशन पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी ने कहा है कि निज्जर की तो सिटीजनशिप भी रिवोक करो। अब आप कहेंगे सर निज्जर तो रहे नहीं, मतलब सिटीजनशिप कैसे रिवोक करें? तो उन्होंने कहा है कि बैकडेट में, मतलब कहते हैं ना कि अगर जैसे कोई अवार्ड देते हैं तो अवार्ड भी तो ऐसे देते हैं कि भाई हमने पॉस्टमसली हमने दे दिया, तो इसी तरीके से उन्होंने कह दिया कि सिटीजनशिप भी आप बैकडेट से या प्रेजेंटली आप रिवोक कर दो, तो ये मुद्दा ही नहीं रहेगा कि हमारे सिटीजन को मारा गया, राइट। तो इनकी जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो तो ये मानती है भाई नेशनल इंटरेस्ट के लिए ऐसे एक्शंस जायज हो सकते हैं। जब इंडिया कह रहा है कि भाई ऑफिशियली टेररिस्ट है, इंडिया के पास प्रूफ है कि खालिस्तानी मूवमेंट का पिछले कुछ समय पर पंजाब में राइज हुआ था दोबारा अंडर द लीडरशिप ऑफ अमृतपाल, तो ऐसे में भाई दोस्त तो वो होता है ना जो दूसरे की सिक्योरिटी में साथ दे। यहां पर इंटरनल पॉलिटिक्स में अगर आप ऐसे एंगेजमेंट करेंगे तो भाई वहां तो खामियाजा ही उठाना पड़ेगा। तो कंजर्वेटिव पार्टी तो साथ में है, तो अब नेक्स्ट चुनाव में अगर कंजर्वेटिव पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आ गई तो आपको नहीं लगता कि इंडिया और कनाडा के रिलेशंस चेंज हो जाएंगे, है कि नहीं? लेकिन अगर एनडीपी, जगमीत की पार्टी, अगर वो एक बड़ी पार्टी बन गई, 24 से ज्यादा सीट आ गई और वो दोबारा से किंग मेकर बन गए, तो फिर सिचुएशन गड़बड़ हो सकती है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट चुनाव में इनका क्या होने वाला है। आई थिंक ये क्लियर आइडिया तो लग गया होगा कि हाउ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विद इन कैनेडा इज द रीजन ऑफ दिस डिबेकल बिटवीन इंडिया एंड कनाडा रिलेशंस। यहां पर आप ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन जो यहां से बन सकता है वो ये बन सकता है कि डिस्कस दी कन्वर्जेंसेस एंड डाइवर्जेंसेस इन इंडिया कनाडा रिलेशंस, या फिर जो प्रीलिम्स काइंड ऑफ क्वेश्चन, या मेंस में भी जीएस पेपर 2 में कंपैरेटिव से क्वेश्चन आ सकता है कि कंपेयर इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम विद ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो जो मैंने आपको फीचर्स बताए थे उनको आप एज एन एग्जाम्पल फीचर्स यूज कर सकते हैं।